गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स की इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन को लेकर कुछ रूल्स रहते हैं फर्म के लिए कि फ़र्म उनको ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी दे सकती है और रेम्यूनरेशन भी दे सकती है, पर क्या ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाइड हैं या नहीं है, और इनका किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं आज कुछ रूल्स पर फोकस करने वाली हूँ। जब तक हमें रूल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला जो रूल हमारा ये है कि हमें ध्यान देना है, रेम्यूनरेशन हम सिर्फ़ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दे सकते हैं, और वो भी तब अगर वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। ये बात क्या बोल रही हूँ मैं। सबसे पहले ये देखना है कि आप रेम्यूनरेशन दे किसे रहे हो, क्या वर्किंग पार्टनर है या नॉन वर्किंग है। नॉन वर्किंग पार्टनर को कुछ भी देना अलाउड नहीं है। कुछ भी का मतलब यहाँ रेम्यूनरेशन से है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप अगर एक पर्सन को दोगे तो सभी को ही देनी है। उसके ऊपर ये नहीं है कि वर्किंग पार्टनर को देनी है या नहीं देनी है, या डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट देना है तो सबको देना है, वरना नहीं देना है। सबसे पहले मैं सिर्फ पहले रेम्यूनरेशन की बात करूँगी। रेम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को ही देना है, वो भी तब अगर पार्टनरशिप डीड कहे तो, अदरवाइज़ नहीं देना है। दूसरी बात, इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन लोन की भी बात कर लेते हैं, दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। इंटरेस्ट जो है सभी पार्टनर को दे सकते हो, पर कंडीशन यही है कि 12% तक आप इंटरेस्ट दे पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए आप देखते हो कि हम पार्टनर को 18% इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, देने में कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे उनको 50% दे दो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई हम आपको डिडक्शन सिर्फ 12% की देंगे, हम आपको आपके प्रॉफिट्स में जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ 12% की देखेंगे। इससे ज़्यादा आप दोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन हो, ये भी बात है। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट देना है, और आप दे रहे हो चाहे 12% भी दे रहे हो तो भी अलाउड नहीं है। पार्टनरशिप डीड में तो हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए, राइट। और दूसरा, देना भी अकॉर्डिंग टू रूल है। अब जैसे यहाँ 12% की लिमिट है, तो पार्टनरशिप डीड चाहे आप 18% की बना लो, बनानी तो हम लोगों ने ही है ना, खुद ही बनाते हैं हम जो पार्टनर हैं, तो वही तो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। मान लीजिए वो कहेंगे जी हम तो 18% लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें 18% मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, मिलेगा आपको सिर्फ 12%। मतलब मिलेगा तो कितना भी, लेकिन रिडक्शन आपको सिर्फ 12% की मिलेगी, ठीक है। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरे पे आ जाते हैं। अभी आपको करना है कैलकुलेशन रेम्यूनरेशन का वर्किंग पार्टनर के लिए। अब आपको होगा कि अभी तो आप रेम्यूनरेशन की बात कर रहे थे। पहले तो एक बात क्लियर कर लो, रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब आता है, ठीक है। जहाँ पे भी आप देखो सैलरी, बोनस, कमीशन है, वो सारा रेम्यूनरेशन है। इंटरेस्ट बिल्कुल अलग चीज़ है। इंटरेस्ट हम उनके कैपिटल पे देते हैं, या कभी कभी जब फर्म का पार्टनर फर्म को लोन देता है तो भी उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो दो बातें पहले क्लियर कर लो कि रेम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को मिलना है एज़ पर पार्टनरशिप डीड, एज़ पर द रूल्स डिसाइडेड बाय इनकम टैक्स एक्ट। और दूसरी बात, इंटरेस्ट देना है, अगर देना है, मतलब मैं कोई ये नहीं कह रही कि हाँ देना ही देना है, नहीं। एज़ पर पार्टनरशिप डीड, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव द इंटरेस्ट to your partners then the limit must be up to 12%। इससे ज़्यादा एग्जीड करोगे तो नुकसान किसका होगा, आपका ही होगा, क्योंकि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी उस चीज़ की, ठीक है। अब आएंगे हम कि ये जो मैंने अभी भी रेम्यूनरेशन सबसे पहले पॉइंट बोला था, तो इसकी कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है, थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। इसका कैलकुलेशन होता है 40B में, राइट। 40B जो है वो कैलकुलेशन ऑफ जो भी रेम्यूनरेशन है हम वर्किंग पार्टनर को देते हैं उसका एक फार्मूला बताती है, ठीक है। अब वो क्या क्या है उसके लिए देख लेना। देयर आर 2 स्टेप्स। सबसे पहले हमें बुक प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट तो अभी तक आपने सुना है, ग्रॉस प्रॉफिट भी सुना है, पर बुक प्रॉफिट नहीं सुना होगा। आप सुनोगे भी कैसे, क्योंकि इनकम टैक्स में फर्म का चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए बुक प्रॉफिट भी आप पहली बार सुनोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करना बताऊँगी आपको। दूसरा स्टेप जो होगा, मान लीजिए आपका बुक प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि वो 3 लाख को क्रॉस कर रहा है, 3 लाख को क्रॉस कर रहा है, तो आपने क्या करना है, बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख पर आपने
या तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। अभी या का मतलब क्या है, ये ओ नहीं है, सॉरी ओ नहीं है, ये और है, यहाँ पे और लिखना था, आर गलती से रह गया मुझसे। तो बुक प्रॉफिट अगर दे रखा है 3 लाख से ऊपर है, आप क्या करोगे? 3 लाख से ऊपर का मतलब है कि पहला 3 लाख पर 90% कितना बनता है? 2,70,000। तो 2,70,000 और 1,50,000 फिक्स रेट है, ये 1,50,000। इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है? इन दोनों में ज़्यादा तो 2,70,000 ही बनता है ना। आप कहोगे कि अगर आपको पता ही है कि 2,70,000 बनना ही है तो आपने ये और डालने की क्या ज़रूरत है? वो मैं इसलिए डाल रही हूँ। मान लीजिए बुक प्रॉफिट मेरा 3 लाख से कम होता, फिर क्या करते? मान लीजिए ये बुक प्रॉफिट मेरा 2 लाख होता, तो मैं क्या करती? 2 लाख का 90% 1,80,000 और 1,50,000, फिर से ज़्यादा कौन सा है? 1,80,000। तीसरी बात पे आ जाती हूँ। मान लीजिए मेरा बुक प्रॉफिट 1 लाख होता, फिर क्या करती? आ जाइए, 1 लाख का 90% कितना बनता है? 90,000। आप समझ में आया मैं क्यों कर रही थी ये सब? 1 लाख का 90% तो बनता है 90,000। कहता है 90 लो या 150 लो, दोनों में देखो ज़्यादा कौन सा है। अब आप क्या लोगे? अब आप 150 लोगे, तो मोर लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, मोर लेना है। ज़्यादातर चीज़ों में ना आप इनकम टैक्स में देखोगे विच एवर इज़ लेस, विच एवर इज़ लीस्ट, वो देखोगे, बट ये पहला केस है जिसमें आप मोर लोगे, ठीक है। तो फिर से बता दूं, अगर बुक प्रॉफिट आपका पहला 3 लाख, ऑब्वियसली 3 लाख से ऊपर है, तो आप लोगे 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000। 3 लाख से ऊपर होता ही ये यहाँ तो रट्टा मार लो कि 2,70,000 ही आएगा, क्योंकि 3 लाख से ऊपर होता ही आपने पहले 3 लाख पर करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरा था 5 लाख, तो 3 लाख पर तो ये हो गया, बाकी कितना रह गया? 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर इन केस ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, बैलेंस, इन केस ऑफ अगर 3 लाख से ऊपर आता है, मान लीजिए 2 लाख है, तो मैंने क्या करना है? बुक प्रॉफिट का 60%, ठीक है। बैलेंस का जो बैलेंस बचा ना 2 लाख, उसका 60% कितना बन जाएगा? 1,20,000। फिर मैं क्या करूँगी? इसको और इसको ऐड कर लूँगी, वो टोटल मेरा आ जाएगा बुक प्रॉफिट। फिर से बता रही हूँ, दोबारा से क्या करना है, एक एक करके देखते हैं। वापस मैं ऊपर पहले पॉइंट पे आ रही हूँ। सबसे पहले रेमुनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को एज़ पर पार्टनरशिप डेट, क्लियर हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हो सभी पार्टनर को तो 12% से एग्जीट नहीं करेगा और पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। तीसरा, कैलकुलेट करना है आपने रेमुनरेशन किसका? वर्किंग पार्टनर का। किस तरीके से? इन 2 स्टेप से। सबसे पहले नंबर पे निकालो बुक प्रॉफिट। दूसरी बात, अगर बुक प्रॉफिट आपका 3 लाख से ऊपर आ गया है तो पहले 3 लाख के ऊपर हमारा डेफिनेटली 2,70,000 बनेगा, कारण 90% तो क्लियर है। ये 1,50,000 लिखने की ज़रूरत कब महसूस होती है? या तो ये 3 लाख से कम हो तो, या फिर इन केस ऑफ लॉस, ये मैंने जान के अभी नहीं बोला था, अब मैं आपको बता रही हूँ। इन केस ऑफ लॉस, मान लो ज़रूरी थोड़ी ना है कि बुक प्रॉफिट ही आएगा। क्या कभी किसी फर्म को किसी बिज़नेस में लॉस नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि बुक प्रॉफिट तो है ही नहीं, सिर्फ मेरे पास बुक लॉस है। अगर लॉस आ जाता है तो मैं क्या करूँगी? अभी लॉस आ जाता है तो या तो मैंने कह रखा है जी 90% बुक प्रॉफिट लो, अब वो तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आपको एक ऑप्शन दे तो रखा है 1,50,000 का, फिर एक झटके से आपने 1,50,000 उठाना है और यहाँ लिख देना है। आप समझ में आया? ठीक है। उसके बाद बैलेंस का कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि लॉस का केस में बैलेंस का कोई मतलब ही नहीं। लॉस के केस में तो 1.5 लाख सीधा लो, और बुक प्रॉफिट में 2 बातें हैं, 3 लाख से ऊपर है तो दोनों पॉइंट आएंगे, 3 लाख से नीचे है तो सिर्फ यही वाला पॉइंट आएगा, बैलेंस तो आएगा ही नहीं, सिंपल, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने बुक प्रॉफिट निकाला, उसके ऊपर मैंने ये अमाउंट निकाला, अमाउंट देख रहे हो ना। अब मान लीजिए मेरा पहले केस में आ गया था 2,70,000, दूसरे केस में मान लीजिए आ गया मेरा 1,20,000, कितना हो गया? 3,90,000, राइट, ठीक है। ये 3,90,000 मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि 40B में आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3,90,000 तक रेमुनरेशन दे सकते हो, चाहे हो आपके 5 पार्टनर, चाहे हो आपके 10, चाहे हो आपका 1। देना सिर्फ वर्किंग को है, ये भी बता दें, देना सिर्फ वर्किंग को है। और कितना देना है? 3,90,000 तक देना है, मतलब 3,90,000 फिक्स नहीं देना है। आप मान लीजिए मैंने 90,000 दे रखा टोटल उनको, तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो 90,000 ही जाएगा, 3,90,000 तो भूल जाओ, ठीक है। मुझे क्या करना है? मुझे देखना है कि मैंने एक्चुअली अपने पार्टनर्स को
कितना रेम्यूनरेशन दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हो गए, तो मैंने ए को दे रखी है सैलरी, बी को दे रखी है, सी को नहीं दे रखी। क्यों नहीं दे रखी? सी से मेरी क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। सी थोड़ा सा क्यों है, स्लीपिंग पार्टनर है, काम वाम कुछ करता नहीं है, तो उसको किस बात की सैलरी दें? नहीं ना। तो हमने क्या किया भैया, ए और बी काम करोगे, 1.5 लाख रुपये तुमको सैलरी दे देंगे। अच्छा 1.5 लाख दोगे, टोटल कितना हो गया? 3 लाख हो गया। यहाँ मैंने कैलकुलेशन किया, मेरा तो 3,90,000 आया। तो अभी दोनों में कम अमाउंट कौन सा है? 3 में और 390 में कम अमाउंट कौन सा है? 3 है। तो इनकम टैक्स कहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि भैया फर्म सिर्फ 3 लाख से काम चलाओ, हम 3,90,000 की डिडक्शन आपको नहीं अवेलेबल कराएंगे। अब समझ में आया मेरा सारा, मैंने इतना सारा जो लंबा भाषण दिया तुमको, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि आप रेम्यूनरेशन बेशक दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दो, नंबर 1। और दूसरी बात, एज़ पर पार्टनरशिप डीड दो। पार्टनरशिप डीड का मतलब ये नहीं है कि अब उसमें 5 लाख लिख दो तो हम 5 लाख दे देंगे। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि उसमें कहीं मेंशन तो करो कि भैया हाँ कोई भी काम करेगा तो हम उसको देंगे क्या, सैलरी, राइट। अगर आपने उसमें कहीं कुछ लिख ही नहीं रखा है तो वर्किंग पार्टनर भी बेचारा सूखा सूखा जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे वो कितना काम कर ले, कितना बेचारा हाथ पैर मार ले, काम करता रहे, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। कारण हमारी पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। समझ में आई मेरी बात? और तीसरी बात, 40B का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो भैया फिर आपको बार बार फर्म को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आएंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ गड़बड़ करी है। ओके जी, लास्ट में 4 पॉइंट में मैं क्या आ रही हूँ, बिफोर मेकिंग द PD नथिंग इज़ पेबल टू पार्टनर। PD मतलब क्या? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड तुमने बनाई 6 महीने के बाद। मान लीजिए आपने फर्म स्टार्ट कर दी 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, लेकिन उसमें कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ऐसे ही वर्बली बात कर ली, कोई रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, फर्म चल रही है, चलने। आपने बनाई 31 अगस्त 2021 को क्या, पार्टनरशिप डीड। तो 31 अगस्त 2021 से पहले जो आप रेम्यूनरेशन दे चुके हो उसकी तो मान लो भूल ही जाओ, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली। कारण भाई पार्टनरशिप डीड जब है ही नहीं तो आप किस बेसिस पे इन लोगों को रेम्यूनरेशन बांटे जा रहे हो? कोई प्रसाद थोड़ी ना है कि हाँ भाई सबको देना है, बिल्कुल नहीं देना है। दोगे कोई दिक्कत नहीं है, डिडक्शन आपको 0 मिलेगी, राइट। तो कोई भी पेमेंट करते हो आप, पेबल अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट नथिंग इज़ पेबल। एक्चुअली में आप कितना मर्जी दे दो, वो तो चाहे आप सारा कुछ उठा के एक पार्टनर को दे दो, उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें तो अपने टैक्स से मतलब है। अगर टैक्स आपका सिस्टमेटिकली निकला होगा, वो टैक्स आपने उनको दे दिया, उनका तो मतलब वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए मेरे हिसाब से। अभी बुक प्रॉफिट निकालना सीखते हैं। ये देखिए बुक प्रॉफिट की मैंने एक टेबल बना रखी है, कैसे निकालना है। ये आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का छोटा सा मैंने स्पेसिमेन दिया है। P&L अकाउंट आपके पास आएगा, आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। आप देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, कई बार नेट लॉस होगा तो वो इस तरफ होएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं मान के चलती हूँ कि मेरे पास नेट प्रॉफिट है। ज़रा ऊपर झाँकिए, जो मैंने पैरेट कलर में हाईलाइट किया है, अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो बिज़नेस से रिलेटेड है और यहाँ डेबिट होने चाहिए, तो मैंने सही जगह लिखे हैं, लिख दिए, ओके हो गया। इनको नहीं छेड़ना है आपने, हाथ भी नहीं लगाना। डिसअलाउड एक्सपेंसेस ये गड़बड़ वाले हैं। यहाँ पे आपने ऐसे एक्सपेंसेस लिख दिए बिज़नेस के थे ही नहीं। मान लो एक पार्टनर ने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस दी है, अरे भाई वो खर्चा उसका पर्सनल है, यहाँ कहाँ लिख रहे हो? नहीं ना, उठाओ इसको उठा लेना यहाँ से। इसीलिए मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ कि कौन कौन से अलाउड हैं और कौन कौन से डिसअलाउड हैं। तीसरी बात आ रही है इंटरेस्ट टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। ये भी चीज़ें आपको दे रखी हैं। भाई हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, ठीक है, मैं फटाफट इसके साथ चेक करूँगी 12% दिया कि ज़्यादा दिया। 12% से ज़्यादा जैसे ही पता लगे ना दिया, मान लीजिए 18% दिया, 18%, कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 6%। उठा लो 6% को, तो भाई 6% को हम वापस ले लेंगे, तुम्हें सिर्फ 12 देंगे, 6 हमारा हो गया, राइट। और चौथी चीज़ जैसे है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, इसको तो सारा ही उठा लेना है, एक बार इसको यहाँ से सारा उठा लेना। उठाने का मतलब समझ रहे हो? ये नेट प्रॉफिट कैसे आया था, मैंने ये इस तरह की सारी चीज़ें प्लस की थी
और इसमें से ये चारों चीज़ें माइनस की थी ना, तभी तो आया था नेट प्रॉफिट। इसका मतलब चारों चीज़ें माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया, तो मुझे पता लगा कि चारों की चारों माइनस नहीं करनी थी, गलत कर दी मैंने। तो क्या करूँ? अलाउड एक्सपेंसेस ये तो ओके थे, ये तो ठीक ठाक है। डिसअलाउड ये नहीं करने थे माइनस, अच्छा नहीं करने थे। चलो नेट प्रॉफिट उठाओ, ये नेट प्रॉफिट उठाया मैंने, डिसअलाउड प्लस कर दूँ, कर दिए। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे, इंटरेस्ट टू पार्टनर कितना दे रखा है? 10%। ओके है, इसको मत छेड़ो, ये ठीक ठाक है। अच्छा ठीक है, नहीं 18 दे रखा है, 18 दे रखा है, उठा लो जी, इसको भी उठा लो, प्लस कर लो। इंटरेस्ट एक्सीडिंग 12%, जितना इंटरेस्ट आपने 12% से ज़्यादा दिया सिर्फ उतना उठाना है, बाकी को नहीं छेड़ना। बाकी लोगों ने हमारे को कोई परेशान नहीं किया। फिर आ जाओ इधर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये तो भैया हम देखेंगे कि हमारे 40B के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको तो सारों को ही उठा लो। लो जी, इसको सारों को उठा लिया, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। ये बात क्लियर हो गई। तो तीनों चीज़ें मैंने प्लस क्यों की? क्योंकि मैंने वहाँ तीनों चीज़ें गलती से माइनस की थी, राइट। चलिए अब आ जाते हैं इसके क्रेडिट साइड पे। नाउ अलाउड इनकम का मतलब क्या है? ऐसी इनकम जो यहाँ लिख सकते हो, मतलब बिजनेस की इनकम, इसलिए अलाउड वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। फिर यार डिसअलाउड इनकम, अभी डिसअलाउड का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पर डिसअलाउड एक्सपेंसेस थे जो कि अलाउड नहीं थे वहाँ लिखने, और आपने तो वहाँ पे लिख दिए, तो नहीं लिखने चाहिए थे ना। यहाँ पे है डिसअलाउड इनकम। मान लीजिए फ़र्म जो है बिज़नेस भी कर रही है, फ़र्म ने एक कंपनी के शेयर्स भी खरीद रखे हैं 10 लाख रुपए के, और इस साल उसको 1 लाख रुपए डिविडेंड भी मिला है। क्या फ़र्म का डिविडेंड बिज़नेस इनकम है? बिल्कुल नहीं है। कारण भाई फ़र्म का बिज़नेस कपड़े का है, फ़र्म का बिज़नेस शेयर्स में पैसा लगाना नहीं है, ये तो उसका अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। तो मैंने यहाँ क्यों लिख रखी है? ये नेट प्रॉफिट तो मेरा सिर्फ बिज़नेस का होना चाहिए ना, तो यहाँ से ये इनकम हटाओ, और अब हटाओ, यानी कि ये तो मैंने ऐड कर रखी थी, इसको ऐड किया था तभी तो मेरा नेट प्रॉफिट आया था ना। तो जो चीज़ मैंने ऐड गलती से कर रखी उसको मैं माइनस कर दूँगी, डिसअलाउड इनकम, राइट। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आप जब इसका एडजस्टमेंट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? बुक प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गई ये बात? तो ऐसे आपको बुक प्रॉफिट निकालना है। मैं अब आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ज़रूर दिखाना चाहूँगी। यस, चलिए जी पढ़ते हैं एग्ज़ाम्पल को। XYZ पार्टनर हैं फर्म के, ठीक है, इक्वल शेयर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर डेटेड इतना, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 है, शोज़ ए नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2,80,000 आफ्टर डेबिटिंग रुपीज़ 7,000 फॉर इंटरेस्ट पेड टू एक्स को इंटरेस्ट पे किया है 7,000 रुपये। ओके कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितना परसेंट है। अरे गड़बड़ कर दी, इसने तो 20% पे कर दिया। 7,000 रुपये 20% का है तो 12% का चेक कर लो। 7,000 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 12 करना है, तो आपका जो अमाउंट आएगा ना वो आएगा एडमिसिबल अमाउंट, यानी कि जितना होना चाहिए था। यानी कितना नहीं होना चाहिए था? 20 में से 12 गए, कितना होना चाहिए था? 8% नहीं होना चाहिए था ना। तो मैं 8% का नेक्स्ट कैलकुलेट करूँगी तो वो मेरा बनेगा टोटल, ये बनेगा हमारा 2800 नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो कहने का मतलब कैसे निकाला मैंने, फिर से बता रही हूँ। 20% के लिए इंटरेस्ट है 7, 1 के लिए है 7/20, और कितने का नहीं होना चाहिए था? 8 का नहीं होना चाहिए था ना, 12 का होना चाहिए, तो खाली 8% का कर लो। 7,000/20 मल्टीप्लाई बाई आप 8 करोगे तो आपका जो आएगा ना वो आएगा हमारा 2800। आप करके देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आगे पढ़ती हूँ, पहले मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। 60,000 दे रखी है जी सैलरी वाई को, और 44,000 दे रखा है रेंट बिजनेस प्रीमाइजेस का पेड टू जेड। अच्छा, जेड ने अपना एक घर, अपना एक मकान, अपनी एक बिल्डिंग फर्म को दे रखी है कि भाई लो पकड़ो, इसको किराए पे दे रहा हूँ, मैं फ्री में नहीं दे रहा हूँ। कहीं आप सोचो कि मैं पार्टनर हूँ तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, नो। बाहर से लोगे तो भी तो किराया दोगे ना। ऐसा करो 44,000 किराया मेरे को पे कर दो, तो हमने उसको 44,000 दे दिया। अब आगे नीचे चलो, कंप्यूट द बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बुक प्रॉफिट निकालिए फर्म को का। फर्म फुलफ़िल करती है कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। फर्म सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफ़िल करती है, तो पहला पॉइंट आपको इस पे फोकस करना है। अगर सेक्शन 184 फुलफ़िल करते हैं तो ही हमारे
फर्म को ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट भी और रेम्यूनरेशन भी डिडक्ट करने की परमिशन मिलेगी, वरना तो ये जो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि सारा का सारा डिसअलाउड हो जाएगा। ना तो मैं रेम्यूनरेशन माइनस कर पाऊँगी, ना मैं इंटरेस्ट माइनस कर पाऊँगी। सबसे पहले मुझे देखना क्या है, 184 ओके है या नहीं है। 184 ओके है, देन शुरू हो जाओ, फिर आप अपना 40B कैलकुलेट करो। ठीक है, चलिए वापस उस क्वेश्चन में आ जाए। तो मुझे नेट प्रॉफिट मिला है, कितना मिला है जी, 2,80,000। मैंने लिख दिया 2,80,000। ओके जी। उसके बाद रेम्यूनरेशन मैंने कहा था डिसअलाउड में क्या क्या है। डिसअलाउड में सैलरी तो सारी उठा लो, एक बार तो सैलरी उठा लीजिए, लो सैलरी उठा ली 60,000। और इंटरेस्ट सिर्फ 12% तक ओके है, 8% से इंटरेस्ट उठा लो। ये 8% मैंने कैलकुलेट किया, मेरा 2800 उठ गया। एक बार ऐड कर दिया ना, कर दिया, बुक प्रॉफिट आ गया मेरा 3,42,800। बस यही निकालना था आपको, पहला पॉइंट निकाला अभी आपने। अभी तो आप और भी आगे कैलकुलेट करोगे, बट इस क्वेश्चन में वो सिर्फ आपसे बुक प्रॉफिट ही पूछ रहा है, राइट। तो मेरी बात समझ में आई आपको क्या, कि बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लो, उसमें सारी डिसअलाउड एक्सपेंसेस प्लस करो, सारा का सारा रेम्यूनरेशन प्लस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ऊपर का प्लस करो, माइनस क्या करो, वो इनकम जो बिज़नेस की नहीं है वो माइनस करो। तो जो भी रिज़ल्ट आपका आएगा वो हमारा बुक प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्म की इनकम कैलकुलेट करना सिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।